तो चलो दोस्तों, आगे का जो हमारे क्वेश्चन है वो शुरुआत करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। इफ़ द इक्वेशंस ऑफ 9x² प्लस 6kx प्लस के 4 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। मतलब इसके जो दो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो दोनों के दोनों बराबर हैं। हम आप हमेशा याद रखोगे, अगर आपके पास इफ़ द रूट्स आर इक्वल, अगर आपके पास जो रूट्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो इक्वल होते हैं, तो आपको डी की वैल्यू कितनी करनी है, ज़ीरो कर देनी है। ठीक है, तो डी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अगर लगाओगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, डी की वैल्यू ज़ीरो, तो बी कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 6k का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू आपके पास कितनी है 6k, x का कोफिशिएंट जो होगा माइनस 4 इंटू ए का ए जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी जो कांस्टेंट है 4। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 36k स्क्वायर माइनस 4 36 और 36 9 जा कितना हो जाएगा 36 इंटू 16 इंटू 9 तो 16 इंटू 9 144, 144 ये हो जाएगा, और 36k² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 36k²। तो अगर आप यहाँ से k² की वैल्यू निकालोगे 144 ये से कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो k² की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास √4। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस में, +-2। तो आप k की वैल्यू को +2 या फिर k की वैल्यू -2, दोनों ही इसकी वैल्यूज होंगी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो बस एक चीज़ इसमें याद रखेंगे कि जब आपके पास इक्वल रूट्स गिवन होंगे तो आपको डी की वैल्यू को कितना लेना है, 0 लेना है। और कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं, वो k² को डायरेक्टली 2 मान लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस आप लगाएंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है जब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो टिक्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, और टिक्नोमेट्री 8 चैप्टर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपको गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब जो क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, जो सॉल्यूशन आपको करना वो ये है, ये हो जाएगा आपके पास a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। क्या करेंगे हम, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, कॉस थीटा से। डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। आप इसको पूरी को कॉस थीटा से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम नीचे डिनोमिनेटर में भी ये करना है, a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया। अब ये साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा a के साथ में टेन थीटा प्लस बी, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा, a के साथ में फिर से टेन थीटा माइनस बी। अब आप एक काम करोगे, आपके पास टेन थीटा की वैल्यू है, ये टेन थीटा की वैल्यू आप रख दो, कितना हो जाएगा a इंटू टेन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है a अपॉन बी प्लस बी, और यही आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा a इंटू ए अपॉन बी माइनस बी। अब ये हो जाएगा आपके पास a इंटू ए स्क्वायर साथ में प्लस के बी, या ए स्क्वायर अपॉन बी साथ में प्लस के बी, अपॉन में हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन में बी माइनस बी। अब सॉल्व करोगे इसको तो इसकी वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी, एज इट इज़ ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में बी। बी से आपका बी कैंसिल, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार हम सॉल्व तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, पर सॉल्व करते समय ना ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखते, तो हो सकता है। तो ध्यान रखना, ऊपर प्लस है तो प्लस ही आपको देखना है, नीचे माइनस है तो माइनस ही, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो लगभग मिलते जुलते ही होता है, तो गलती मत करेंगे। क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करने के बाद भी गलती हो सकती है। तो क्वेश्चंस आपको समझ आएगा, नहीं आया होगा तो आप इसको दोबारा से एक बार देख लेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, इफ़ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18। ठीक है, आपको दो नंबर दिए हैं आपके पास। नंबर फर्स्ट जो है आप इसको n1 ले सकते हैं। ठीक है, तो n1 आपके पास ए हो जाएगा, और n2 जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 18। और इनका जो HCF है, यानी इन दोनों नंबर का जो HCF है ए का और 18 का, वो आपको गिवन है 2। और इनका जो एलसीएम है ए का और 18 का, यानी इन दोनों नंबर का, वो गिवन है आपको 36। आपको कह रहा है कि आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने एक इक्वेशन या एक फॉर्मूला सुना होगा कि एलसीएम इंटू HCF। अगर कोई दो नंबर है तो उनका एलसीएम और जो HCF होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो आप एलसीएम की वैल्यू रखोगे, ये आप याद रखोगे। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है और आराम से कर भी लोगे आप। एलसीएम हो जाएगा 36, HCF 2 इज इक्वल टू, एक नंबर आपके पास है ए और दूसरा है 18। तो ये 18 से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। कोई डाउट तो? अच्छा, लगाने का तरीका, क्वेश्चंस लगाने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस को देखें और उनको वीडियो को वही पॉज कर दें। और सब अगर आपको आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप उसको फिर से दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, इफ़ पी ए बाई 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स क्यू माइनस के 6,5 और आर आपको ये दिया है। तो आपको वैल्यू निकालनी है कि ए की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप देखोगे तो इसी सैम्पल पेपर में शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था वो इसी पर बेस्ड था। तो बहुत सिंपल सा है ये, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। और ये मिड पॉइंट है, ये उसने दे दिया, यानी ये रेशियो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1:1 हमें रेशियो लेना पड़ेगा, नहीं तो हम डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते हैं। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है इस ए की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से करो, एक लाइन खींच दो और ये लाइन पर आपके पास ये पॉइंट पी हो गया, सॉरी क्यू और आर आपको दिया है, और पी जो है वो मिड पॉइंट है। तो आप इसको क्यू, ये आपका पॉइंट आर हो जाएगा और यहाँ पर आपका मिड पॉइंट पी हो जाएगा। सबके कोऑर्डिनेट्स जो आपको दे रखे हैं वो लिख लो, -6,5 पी है हमारे पास a/3,4, आर है हमारे पास -2,3। और रेशियो तो खैर आपको पता ही है। और जब उसने कहा है मिड पॉइंट है तो डायरेक्टली आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है x1 प्लस, आप डायरेक्टली किसको लोगे, एक x1 y1 अपॉन 2, फिर आ जाएगा आपके पास x2 प्लस y2 अपॉन 2। आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब कितना हो जाएगा आपके पास, और ये मिड पॉइंट्स निकल जाएंगे आपके पास। तो a/3,4 और यहाँ से आपके पास हो जाएगा -6 प्लस ब्रैकेट में -2 अपॉन 2। दूसरा हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 3 अपॉन 2। आपको अगर a की वैल्यू निकालनी तो आप केवल और केवल इसी को कंपेयर करें। तो a/3 इज इक्वल टू हो जाएगा -6 और -2 अपॉन 2। a/3 इज इक्वल टू -8/2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू -4, तो a की वैल्यू हो जाएगी -12। तो इसमें ज़्यादा परेशानी आपको हुई नहीं होगी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ रहे होंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चंस समझा रहा हूँ, जहाँ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और 9 चैप्टर से है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एक बिल्डिंग आपके पास है जो क्या है 60 मीटर हाई। आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी, मतलब एक बिल्डिंग है आपके पास। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक बिल्डिंग बना लो। ठीक है, बिल्डिंग बनाओ। सपोज ये मैं यहाँ पर बिल्डिंग बना देता हूँ, ये बिल्डिंग हो गई आपके पास। अच्छा, तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको दी है 60 मीटर। तो आप इस हाइट को 60 मीटर लेंगे, ये हाइट आपकी 60 मीटर हो गया। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर,
सामने की तरफ इसके कोई टावर बना दो आप, और जो टावर है, हाँ टावर नहीं दिया है आपको, टावर आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस भी इसके दो ही लिखे हुए हैं, चलो कोई नहीं, हम जो निकालेंगे वो करेक्ट हो जाएगा, शायद इन्हीं में से कोई आंसर भी हो जाए। हम्म हम्म तो एक टावर बना देते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक टावर सपोज, ये आपके पास एक टावर हो गया यहाँ पर, इससे आप इसको मिला दो, ठीक है। तो कह रहा है कि इस टावर के टॉप का और बॉटम के जो एलिवेशन डिप्रेशन एंगल हैं वो आपको गिवन है। तो यहाँ से आप बिल्कुल हमेशा होरिजन में देखते हो, तो यहाँ से जो एंगल बन रहे होंगे, एक एंगल ये हो जाएगा और दूसरा एंगल हो जाएगा ये, तो एक लाइन आप यहाँ से ये डाल दोगे, ठीक है। तो जो एंगल बन रहे होंगे वो इस लाइन के साथ में एंगल बन रहे होंगे। जो पहला एंगल बन रहा है जो बन रहा है किसके साथ, टॉप के साथ, तो टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। और जो दूसरा वाला एंगल है जो बॉटम के साथ एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो आप देखोगे ये वाला जो एंगल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन होगी, तो यहाँ से ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और इसके साथ में ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, ये आपको निकालना है, इसको आप हाइट को h मान लें। आपको क्या निकालना है, द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट आपको निकालनी है। डायग्राम आप अच्छे से बना दें। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम है आपके पास, ये भी नहीं है, तो आप इस बेस को x मान लें। बस दोनों एंगल का हेल्प लेकर हम इजीली निकाल देंगे, ठीक है। उसको नाम दे देते हैं, सपोज इसको नाम दिया मैंने A B C D, आपका पॉइंट हो गया E। तो हम सबसे पहले लेते हैं ट्रेंगल CDE में, जो हमारे पास ये CDE ट्रेंगल है, इसको लेते हैं इन ट्रेंगल CDE 10। अच्छा 10 ही लगाएंगे, 10 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ईजिली हम इस ये और ये निकाल सकते हैं इससे। तो ये हमारे पास हो कितना जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अच्छा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, CE अपॉन x, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये भी होगा हमारे पास। अच्छा CE हम निकाल सकते हैं, CE कितना होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास HB है, और ये पूरी हमारे पास 60 है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस h, तो 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x, ठीक है। और √3 अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो जाएगा x अपॉन 60 माइनस h, मैंने इसको ऊपर नीचे कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। नेक्स्ट अब लेते हैं दूसरे ट्रायंगल में CAB इन ट्रायंगल CAB, इसमें लगाएंगे हम 1060, तो 1060 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से BC अपॉन हमारा बेस हो जाएगा AB, 1060 हो जाएगा √3 इज इक्वल टू BC कितना हो जाएगा, BC आपके पास पूरा 60 है अपॉन AB फिर से आपके पास x हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखोगे दोनों इक्वेशंस के जो LHS वाले पोर्शन है वो बराबर हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अब दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं, तो x अपॉन 60 माइनस h इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन x, 60 अपॉन x। अच्छा ये कर सकते हैं, या फिर क्योंकि आपके पास अब क्या हो रहा है, यहाँ से आप x निकालो यहाँ से x निकालो और ये x यहाँ रख दो, सेम काम हम यहाँ से करते हैं, दोनों तरफ से x ही निकालते हैं, तो हमारी h इजीली निकल जाएगा। तो इसको इक्वेशन और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, यहाँ से अगर हम x निकालते हैं तो x ही हो जाएगा हमारे पास √3 इंटू 60 माइनस h इज इक्वल टू x। तो आप इक्वेशन फर्स्ट इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी आप x ही निकाल दो, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन √3। इसको आप इक्वेशन 2 कंसिडर करोगे, तो जब दोनों इक्वेशंस को हम आपस में इक्वेट करेंगे तो हम हमारे पास हो जाएगा √3 60 माइनस h इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। अब जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से होकर 33 हो जाएगा इज इक्वल टू 60, ये हो जाएगा 180, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर कर देता हूँ, हाँ इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 3h इज इक्वल टू 60, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 3h,
तो 120 इज इक्वल टू 3h, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 120/3 यानी 40, तो h हमारे पास हो जाएगा 40 मीटर, यानी हाइट ऑफ द हमारे पास जो टावर हो जाएगी वो हो जाएगी 40 मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। ये तो खैर मल्टीपल चॉइस में पूछा हुआ था, अगर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो तो आप निकालें हाथ से भी सकते हैं, बट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू प्रॉब्लम करेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत ही वापस बैक जाकर आप इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब दोबारा से इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम को बनाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, एक टेबल आपको दी गई है, आपको क्या करना है, लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, आपको जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट बतानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 15 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जितना है वही क्या बनेगी, इसकी मॉडल क्लास बनेगी। तो तुरंत आप लिखोगे मॉडल क्लास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 80 से 90 तक। तो इसमें जो आपके पास ये होता है, यही होती है आपकी इस मॉडल क्लास में लोअर लिमिट बतानी थी। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 80। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप इजीली लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द एलसीएम ऑफ, ये बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालते समय आप इनमें जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर जो है वो निकालेंगे, वो लेंगे और आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों में देखना है जो ग्रेटेस्ट पावर होगी। अगर 2 की ग्रेटेस्ट पावर की बात करेंगे तो 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर 2। तो आपको ग्रेटेस्ट पावर में लेना है 2 की पावर 3 को, और इन दोनों में से भी आपको ग्रेटेस्ट पावर को ही लेना है जो भी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर हो जाएगी 2 की पावर 3। तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं HCF पूछा जाए तो HCF में आपको क्या करनी है, जो कम पावर है वो लेनी है। तो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। पर हमें एलसीएम पूछा हो तो हम उसको निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 18 की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, ये लाइंस आपको दी गई है और x इज इक्वल टू वाई है। आपको याद होगा y इज इक्वल टू mx जो है लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हमें इसका भी यूज़ करना है। यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो इसका भी हमें क्या करना है, याद रखना है। बाकी ये तो कोऑर्डिनेट्स हमें दे ही रखे हैं, तो इसका एक डायग्राम ग्राफ बना लेते हैं पहले। इसका वैल्यूज प्लस में है तो मैं ग्राफ को भी इसी तरीके से बना रहा हूँ। आप वीडियोस को बार बार देखिए, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम पूछ सकते हैं, बट हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। खासकर इन चीज़ों का याद रखना है, ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चंस को बहुत पैशनेट तरीके से लिखें ताकि वो आपको मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए एक तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 आप लिख सकते हैं। अच्छा, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो x 3 आपका हो जाएगा और y की वैल्यू 4, ठीक है। और x इज इक्वल टू वाई, तो आप उन पॉइंट्स को ले लीजिए x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। तो x3 हमें मिल जाएगा और y4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, x इज इक्वल टू वाई भी, तो आपको पहले वो पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, तो उनको पॉइंट को प्लॉट कर लो। एक तो हो जाएगा 3,4 यहाँ से, और दूसरा कह रहा है x इज इक्वल टू वाई है। x इज इक्वल टू वाई होने का मतलब एक पॉइंट आपके पास हो जाएगा 3,3 और एक पॉइंट आपके पास हो जाएगा 4,4, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई भी है। तो 3 पॉइंट्स आपके पास बन जाएंगे। अब काम आपका ईजी हो जाएगा। पहला पॉइंट आपने कंसिडर कर लिया 3,4, दूसरा पॉइंट आप लेंगे 3,3। तो 3 आपके पास पॉइंट जो बन जाएगा वो यहाँ पर बन जाएगा, और एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा 4,4। तो 4,4 से आपके पास जो पॉइंट है वही आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल आपका यहाँ पर बन गया। इस ट्रायंगल को बना लो। इस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये भी 1 यूनिट ही है आपके पास और ये भी 1 यूनिट ही है। आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस भी 1 है और हाइट भी उसकी 1 ही है, तो कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस ये चीज़ समझने वाली है इसमें, जो उसने एक्स और वाई दिया है आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, बट आप सिंपल सा ये चीज़ याद रखेंगे कि एक्स एक तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ से बन जाएगा, दूसरा दोनों आपस में बराबर हैं, तो एक बार आप एक्स को 3 और वाई भी 3 हो जाएगा, तो एक बार आप दूसरी बार आप 4 से बना सकते हैं। ठीक है, जब आपको 3 पॉइंट्स मिल गए तो आप इजीली निकाल सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब 18 क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो असर्जन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चंस भी अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आप बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ें और तभी इनको लगाएं। जैसा पहले उसने दिया है, असर्जन आपको दिया है 3 इज़ अ रेशनल नंबर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 3 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी हमारा जो असर्जन है वो करेक्ट है। अच्छा, रीज़न, द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। उसने कहा कि जितने भी हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होते हैं। तो इसको अगर हम देखते हैं तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला तो हमारा सही होगा, अजन जो है वो तो सही हो जाएगा क्योंकि जो 3 है वो एक रेशनल नंबर है। बट जो दूसरे वाला कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ √9, तो अगर आप √9 को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है +-3, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उसका स्क्वायर रूट वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो रीज़न है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो आपका क्या हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है, बट इसके रेशनल होने का कारण ये नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शंस को कैसे मार्क करेंगे, आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बट जो सेकंड वाला हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में ही आपको मिलेगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, विद एग्जांपल आप अगर खुद से ही आइडिया लगाएंगे तो भी आप लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 एक अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप। एक ट्रायंगल आपको दिया है ए बी सी, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 10 और जो ए सी है वो आपको 26 सेंटीमीटर दिया। अगर आप देखोगे ना तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल उसने लिख भी दिया, नहीं भी देगा तो आप इस ट्रिपलेट को दिमाग के अंदर रखें। एक ट्रिपलेट होता है 12, 5 और 13 का, ऑप्शन किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो भी अपना एक ट्रिपलेट ही सेट करता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या करो, उसने आपको दे दिया है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो फटाफट से। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसको ए बी सी आप नाम दे दो। ठीक है, उसमें उसने कहा है कि जो ए बी है वो आपके पास 24 सेंटीमीटर है, जो बी सी है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और जो ए सी है वो 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया। उसने कहा इफ़ टू ट्रायंगल्स, अच्छा ये बात ठीक है, अगर इसको हम निकाल कर भी देख सकते हैं कि ये बात सही है या नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो वैसे तो ट्रिपलेट सेट होता है ये, बट आप निकाल कर देख सकते हैं। आपको पता है कि ए सी का जो स्क्वायर होता है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप ए बी को 24 सेंटीमीटर प्लस बी सी 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर ले लो, 576 ये हो जाएगा और 100 ये हो जाएगा। ये बन जाएगा कितना, 676। और आप अच्छी तरीके से जानते हो 26 का स्क्वायर जो होता है वो यही होता है। इसका मतलब ये वाली बात तो आपकी सही है जो आपको हसरजन दिया है। अच्छा, रीज़न को चेक करते हैं क्या इसका रीज़न ये है या नहीं। इफ़ in two triangles their corresponding angles are equal, their triangles, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये है, ए बी सी डी ई एफ, सपोज आपके पास इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा है ट्रायंगल वाले चैप्टर में कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ये बात सही है, यानी ये सही है, बट क्या ये इसकी करेक्ट या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, क्या असर्जन जो है वो इस रीज़न की वजह से या इस असर्जन का रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना वो पाइथागोरस इसमें लगी है उसके कारण बना है, इसका इससे कोई भी लिंक नहीं है। तो आप कहेंगे कि दोनों ही बातें सही हैं, बट आर जो है इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। तो बहुत सिंपल से इस तरह के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो स्टार्टिंग के हमने लगाए। किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आप आराम से लगाएं जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आगे की जो वीडियो है, अगला जो पार्ट है इसका, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जो सेक्शन नंबर बी में आएंगे, वो क्वेश्चन भी हम बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, जहाँ भी आपको डाउट होगा आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।